मिडिल ईस्ट में इस समय मिसाइलों और गोला बारूद की बारिश हो रही है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों सहित ईरान के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। और आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का हम भारत अपडेट के मंच से बेबाक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि किसी देश के सुप्रीम लीडर का इस तरह मारा जाना कोई आम बात नहीं है। इसकी लपटें पूरी दुनिया में दिखाई दे रही हैं। कहीं खुशी है कि तानाशाही शासन का अंत हुआ, कहीं लोग अपने नेता की मौत पर छाती पीट रहे हैं और लोगों के मन में कई सवाल हैं कि पीएम मोदी इजराइल से वापस आए तब ये युद्ध हुआ। कोई कह रहा है पीएम को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मिला, वो फर्जी था। कोई कह रहा है कि अब पेट्रोल के दाम आसमान छुएंगे, सोना चांदी महंगा होगा और अपने नेता की मौत से बौखलाया ईरान ताबड़तोड़ इजराइल, दुबई, बहरीन, कुवैत सहित 7 देशों के अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। आखिर इस सबका क्या परिणाम होगा? क्या ये जो सब हो रहा है उसका अंत तीसरे विश्व युद्ध से होगा? इन सब बिंदुओं पर हम सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। कल से सभी न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर सुर्खियों में है, वो है अमेरिका ईरान की जंग। और इस जंग की आग में कितनों के सिंदूर उजड़ गए, कितनों के परिवार तबाह हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सवाल ये है कि कभी ये तीनों देश अमेरिका, ईरान और इजराइल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ईरान और इजराइल की दोस्ती के लोग उदाहरण देते थे, लेकिन समय के चक्र ने ऐसा करवट लिया कि आज ये दोस्ती खून की प्यासी हो गई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 1948, जब इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया और तुर्की के बाद ईरान ही वो दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। उस दौर में इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे और साल 1953 में दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ लिया। और 15 अगस्त 1953 की उस काली रात को ईरान के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक, जो कि लोकतांत्रिक यानी कि जनता द्वारा चुने गए थे, उनको हटाने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन समेत खुद ईरान के शाह भी शामिल थे। और ऑपरेशन अजॉक्स के जरिए सिर्फ 4 दिन बाद ही उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया गया और मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी हुई। 1953 से 1979 यानी 1979 तक शाह ने अमेरिका के समर्थन से ईरान का शासन चलाया। इजराइल और ईरान के संबंधों की अगर हम बात करें तो इजराइल की जरूरत का 40% तेल ईरान से जाता था और ईरान के तेल के बदले इजराइल ईरान को हथियारों, टेक्नोलॉजी और अनाज की सप्लाई करता था। ईरान और इजराइल ने मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर भी शुरू किया था। ये हाईटेक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट था। इतना ही नहीं, ईरान की सीक्रेट पुलिस यानी सावाक को 1957 में इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसको कि मोसाद कहते हैं, उसने ही ट्रेंड किया था। मिडिल ईस्ट के सारे इस्लामिक देश इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया। इजराइल और ईरान के जो संबंध हैं वो 1979 यानी कि 1979 तक काफी सौहार्दपूर्ण थे, यानी बहुत अच्छे थे। लेकिन 1979 में अयातुल्ला अली खामेनेई की इस्लामिक क्रांति ने मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। आपको बता दें कि खामेनेई ने खुद को दुनिया के पीड़ितों का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के जो भी पीड़ित हैं, हम उनके रक्षक हैं। और अमेरिका के साथ साथ उसके जो भी सहयोगी थे, चाहे इजराइल हो, इसके साम्राज्यवाद को खत्म करना ही अपनी वैचारिक बुनियाद बताया। खामेनेई जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने इजराइल से सारे संबंधों को तोड़ लिया। इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को वैध मानना बंद कर दिया और अपनी राजधानी तेहरान में जो इजराइल का दूतावास था उसे जब्त कर लिया और उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को सौंप दिया। उस समय पीएलओ अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग को लेकर इजराइल के खिलाफ खड़ा था। यानी खामेनेई ने सत्ता में आते ही युद्ध के बीज बो दिए थे।
और अपने सहयोगी राष्ट्रों से संबंध खत्म कर लिए थे। लेकिन समय के साथ इजराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया और दोनों देशों ने कई बार बिना आधिकारिक पुष्टि किए एक दूसरे को निशाना बनाया और इस बार जो हमले का नतीजा है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत हो गया है। इसके अलावा अली खामेनेई की बेटी, पोती, बहू और दामाद भी मारे गए। सबके जहन में एक ही सवाल है कि खामेनेई की लोकेशन अमेरिका के पास कैसे पहुंची, खामेनेई की लोकेशन इजराइल के पास कैसे पहुंची। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। वहीं यहां भी हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एक साथ 3 बड़े नेताओं की बैठकों की पक्की खबर मिली कि 3 बड़े नेता एक बैठक करने वाले हैं। शनिवार सुबह पता चला कि खामेनेई और उनके 2 वरिष्ठ अधिकारी एक ही समय पर बैठकें कर रहे थे। एजेंसियां कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थीं और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने रात होने का इंतजार नहीं किया और दिन के उजाले में ही हमला बोल दिया। इजराइल ने खामेनेई के पूरे कंपाउंड पर 30 B-2 बॉम्बर बम गिराए और इसी हमले में घर के कंपाउंड के अंदर ही खामेनेई मारे गए और उनके साथ उनके सुरक्षा सलाहकार अली शामखानी, IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादे भी मारे गए। यह इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला था जिसमें 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान के 500 ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही ईरान की सबसे लोकप्रिय प्रेयर ऐप को हैक करके सेना को संदेश भी भेजा गया और इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं जिनमें कई सैनिकों और नेताओं के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल इस युद्ध में अकेला नहीं है, उसके पास अमेरिका का समर्थन है। वहीं ईरान अपने आसपास के पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है और इस युद्ध में ईरान हिजबुल्लाह, हूती समेत कई अन्य आतंकी संगठनों की मदद से हमला कर रहा है। ईरान के टॉप कमांडरों ने खुले मंच से कह दिया है कि उनके नेता की शहादत बेकार नहीं जाएगी। यह हमला इतिहास का ऐसा हमला होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस हमले में हम ऐसी अदृश्य मिसाइलों का प्रयोग करेंगे जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकता। आप कल्पना कर सकते हैं वहां कैसे हालात होंगे, कब, कहां, किस देश की कौन सी मिसाइल आकर गिर जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अब ईरान लगातार हमलावर है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक और बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले के बाद अमेरिका के आर्मी बेस में ऊंची और भयानक आग की लपटें उठती दिख रही हैं। इसके अलावा पेंटागन से जुड़े दफ्तर को भी ईरानी मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद अब धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेजा अराफी को ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। संविधान के तहत जब तक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं होता तब तक अली रेजा ही देश की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि इस हमले की शुरुआत बीते शनिवार यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ही की थी और अपने ऊपर हुई इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख सिर्फ इजराइल की ओर ही नहीं किया। आपको बता दें कि इस हमले की जो शुरुआत है वो पहली अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर की थी और इसके बाद बदले में ईरान ने कार्रवाई की और ईरान ने इजराइल के अलावा कई अन्य देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अगर इन हमलों के हम लक्ष्यों को देखें तो इजराइल के तेल अवीव और हाइफा, बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के रियाद और जेद्दा, जॉर्डन और इराक के सैन्य ठिकानों को ईरान द्वारा निशाना बनाया गया। इस पूरी कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। आप इस जंग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान के पवित्र शहर कोम की जामकरन मस्जिद, जिसे ईरान में बहुत पवित्र माना जाता है, शिया मान्यताओं के अनुसार इस मस्जिद का संबंध 12वें इमाम महदी से है और इसके गुम्मद पर लाल झंडा फहराया गया है जिसे शिया परंपरा में प्रतिशोध का झंडा माना जाता है और यह झंडा इस बात की याद दिलाता है कि किसी निर्दोष या बड़े नेता की हत्या हुई है जिसका बदला अभी बाकी है। यह परंपरा इमाम हुसैन से जुड़ी है। प्राचीन अरब में जब किसी कबीले के मुखिया की हत्या होती थी और उसका बदला नहीं लिया जाता था तो उसके घर या कब्रिस्तान पर लाल झंडा लगा दिया जाता था और जब बदला पूरा हो जाता था
तब इसे हटाकर काला या हरा झंडा लगाया जाता था और जामकरन मस्जिद पर इसे लगाने का मतलब है कि पूरा देश शोक में है और वह अपने दुश्मन से कड़े प्रतिशोध की मांग कर रहा है। खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के विरोध में कराची और गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी हिंसा भड़क उठी है। इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं भारत में भी कई लोगों ने खामेनेई की मौत का विरोध किया है और जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए हैं। सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने और भीड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है और अलर्ट जारी किया है। और इसी तबाही के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत हमेशा से दुनिया में शांति का पक्षधर रहा है और पश्चिम एशिया के ये हालात बेहद चिंताजनक हैं। उनका कहना है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही निकलना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस युद्ध क्षेत्र में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए भारत सरकार सभी देशों के संपर्क में है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिका के सारे मकसद पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि हमले में ईरान का पूरा मिलिट्री कमांड खत्म हो गया है और जो भी थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सरेंडर करने को तैयार हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेज है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद में दिया गया मेडल पूरी तरह से फर्जी है। आपको बता दें कि बीती 25 फरवरी 2026 को पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें वहां की संसद यानी नेसेट के स्पीकर द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया था और इजरायली संसद द्वारा यह सम्मान पहली बार किसी विदेशी नेता को दिया गया। और यही वजह है कि कुछ लोग इसे सिर्फ मोदी के लिए तुरंत बनाया गया मेडल कहकर इसे फर्जी बता रहे हैं। तकनीकी रूप से किसी भी देश की संसद को नया पदक शुरू करने का पूरा अधिकार होता है और यह पूरी तरह से आधिकारिक प्रक्रिया के तहत दिया गया है। इस विवाद के पीछे का एक और बड़ा कारण इसकी टाइमिंग भी है, क्योंकि इस सम्मान के ठीक 3 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिससे कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि यह मेडल केवल भारत का समर्थन पाने के लिए एक दिखावा मात्र था। लेकिन हकीकत यही है कि यह इजराइल की संसद का एक बड़ा और असली सम्मान है। इसके अलावा लोगों के मन में डर बैठ गया है कि क्या पेट्रोल के दाम आसमान छुएंगे और सोना चांदी भी बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसका जवाब है हाँ, इस जंग का सीधा असर अब हमारी जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें करीब 13% तक उछलकर $82 के पार पहुंच गई हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान ने तेल सप्लाई का मुख्य रास्ता बंद कर दिया तो भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम काफी बढ़ सकते हैं। और रही बात सोने और चांदी की, तो डर के माहौल में लोग इसे सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं और इसी वजह से आज सोने के दाम 1,73,000 रुपए और चांदी 3 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि सरहदों पर चल रही ये मिसाइलें अब सीधे आपके घर के बजट पर असर डाल रही हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ 2 देशों के बीच की जंग नहीं रह गई है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और इंसानियत के लिए एक अग्नि परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ ईरान की जामकरन मस्जिद पर लहराता वो लाल झंडा प्रतिशोध की गूंज पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के सख्त तेवर बता रहे हैं कि ये लड़ाई अभी और लंबी खिंचने वाली है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो, आसमान छूता सोना हो या फिर तीसरे विश्व युद्ध का मंडराता साया, सच तो यही है कि बारूद के इस खेल में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा आम इंसान की ही होती है। पाकिस्तान की सड़कों पर बहता खून और अनाथ होते बच्चों की चीखें इस बात की गवाह हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझाने के लिए आगे आते हैं या फिर अहंकार की ये लड़ाई पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेगी। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। मुझे यानी राहुल अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।